Hi Rajat, how are you doing? Good evening, Prakash. What's up? How are you doing? Good evening, Sana. Hope you are doing good. Good evening, Rajat, Pavan, Prakash. Good evening, and I hope that all of you are doing great. Good. प्रीतम बोल रहा है आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून प्रीतम. जुजैर बोल रहा है गुड इवनिंग. आई एम गुड बडी. एंड डू लेट मी नो ऑन द ऑडियो एंड वीडियो प्लीज. ठीक है ना? हाउ इज इट साउंडिंग? देखने में ठीक है? सब ऑडियो वीडियो ठीक लग रहा है ना? आई एम गुड बडी. आई एम एब्सोल्युटली गुड. एंड सैटरडे संडे तो आजकल मेरे लाइफ का एक्साइटिंग हो गया है बिकॉज ऑफ दिस क्लासेस. हेलो माही. हाय खुश. Oh wow. So I have quite a audience to cater to. It looks like a very good turnout today. I hope that I'll be able to make this worthwhile for all of you. Zuzir बोल रहा ऑडियो वीडियो गुड है. परफेक्ट 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 परफेक्ट. That's I wanted. So without much ado, let me straight away. एक मिनट. What a timing. Hi Bansri. रजत बोल रहा है I'm excited for economics. I am excited too. Thank you. तो एक काम करते हैं. Let's straight away jump into it. तो मैंने क्या सोच रखा है ना कि the way we will go about economics is कि पहले हम लोग. अरे यार, what a timing. I have somebody at door. Just give me 1 minute. 6227. हाँ. Apologies and I hope we'll have a continuation now. Do let me know if मेरा आपको white board दिख रहा होगा तो just confirm me and I'll get started. Is my board visible to all of you? Perfect. तो देखिए, आई वाज थिंकिंग कि मैं आपको अ, कैसे बताऊं इकोनॉमिक्स के बारे में. हाउ डू आई स्टार्ट? सो आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ माय सीए फाउंडेशन डेज. तो मैंने कुछ टाइम के लिए सीए फाउंडेशन का भी क्लासेस लिया है. ठीक है ना? और द वे आई यूज टू स्टार्ट टीचिंग इकोनॉमिक्स देयर प्रॉब्ली आई विल यूज दैट. ठीक है ना? तो आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू वुड बी हैविंग सम बैकग्राउंड ऑन इकोनॉमिक्स, बट हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो इकोनॉमिक्स का क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं. ठीक है? तो मैं विदाउट गोइंग इनटू सब्जेक्ट चैप्टर्स ऑल ऑफ इट, पहले अपने 5-10 मिनट कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर में बात करते हैं. ठीक है ना? एंड देन वी विल डाइव इनटू सी के व्हाट आर द चैप्टर्स दैट वी हैव एंड इवेंचुअली वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1. तो देखिए, जब भी अपने इकोनॉमिक्स का बात करते हैं ना, तो नॉर्मली आई हैव सीन दैट अच्छे अच्छे मतलब जो स्टूडेंट्स पूरा पहला. अच्छा ठीक है. तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज कि सर ये जो इकोनॉमिक्स है, व्हाई आर वी रीडिंग इट? Now, it's not the 11-12 wala economics. First of all, let me tell you that here economics is a tool for you as CFA to take investment decision. ठीक है ना? तो ये बेसिक लेवल का डिमांड सप्लाई नहीं चल रहा है. ये जो इकोनॉमिक्स है, ऑब्वियसली वी विल हैव टू टच अपॉन सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वी ऑलरेडी नो एज पार्ट ऑफ योर 11-12 और सीए फाउंडेशन. बट यहां पर इकोनॉमिक्स को, बट देर इज ऑल्सो लॉट ऑफ न्यू स्टफ दैट वी हैव ओवर हियर. तो यहां पर इकोनॉमिक्स हमको पढ़ना है एज अ टूल जो अपने को हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए. ठीक है ना?
नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मैं दो टर्म्स है जो लोग ना इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, तो एक है इकोनॉमी और एक है इकोनॉमिक्स. नाउ बिफोर आई टेल यू, आई वांट टू नो फ्रॉम द ग्रुप दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स? सो 10 मिनट्स हो सकता है किसी को ये रिपीटेटिव लगेगा, बट जस्ट टू गिव गेट यू इनटू द सेम पेज, जस्ट टू गेट यू अ गुड फीलर. हो सकता है ना बहुत दिन पहले पढ़ा होगा, तो आई विल ट्राई टू वॉक यू थ्रू सम ऑफ द वेरी वेरी बेसिक स्टफ. और मेरे को लगता है कि यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? यस प्लीज गाइस. व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? इकोनॉमी रजत बोल रहा है इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. तो बचपन से पता है, बचपन से पता है. हाय पीयूष, दैट्स द राइट डेफिनेशन, बट व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी इज द क्वेश्चन. ये तो आपने डिफरेंस बता दिया, ठीक है, बट गुड ट्राई रजत. ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, वो तो बात सही है, आई एम नॉट डाउटिंग दैट. इकोनॉमी इंटायर सिस्टम है, प्रकृति बोल रही है इकोनॉमी का मतलब होता है इंटायर सिस्टम, ठीक है. इकोनॉमी रियल वर्ल्ड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है, बिल्कुल सही सना. A very good attempt. I think you are probably very close to the definition. ठीक है ना. तो मैं आपको, you guys know that I like to use this word. Economy is combination of all economies around the world. ये भी सही बात है. Economics is a study and economy is the actual status of the country. प्रीतम बोल रहा है, ठीक है. अगर इसको और भी हिंदी करके बोले, इसको और भी हिंदी करके बोले ना, तो इकोनॉमी का मतलब कुछ भी नहीं है बट दिस इज द ट्रांजैक्शन. इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? ट्रांजैक्शन, दैट्स ऑल. तो अगर मैं किसी स्टेट के में एक स्टेट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है, तो वो स्टेट का इकोनॉमी हो गया. अगर मैंने सारे ट्रांजैक्शंस जो कंट्री के अंदर हो रहे हैं, मैंने अगर उसको कंप्यूट कर लिया, तो वो मेरे कंट्री का इकोनॉमी हो गया. और अगर मैंने पूरे वर्ल्ड में जो ट्रांजैक्शंस होता है, अगर मैं वो सारी चीजों को इकट्ठा कर लूं, तो वो वर्ल्ड का इकोनॉमी होता है. सो एट द वेरी 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 बेसिक्स ऑफ इट ना, मतलब ये सब ठीक है, इकोनॉमिस्ट, पर्सन, एक्सपर्ट एंड ऑल ऑफ दैट इज फाइन. अगर मैं धंधे के लेवल पे बात करूं, बिकॉज दिस इकोनॉमिक्स मतलब ये तो धंधे के लेवल पे बात करूं, तो इकोनॉमी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में हो रहा है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में हो रहा है. तो इकोनॉमी इज नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन. जो आप परचेज सेल कर रहे हैं ना डे टू डे बेसिस पे, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमी, ठीक है. नाउ इकोनॉमिक्स क्या है सर? इकोनॉमिक्स वो फ्रेमवर्क है जो इकोनॉमी को एज अ गाइडेंस देता है. तो इकोनॉमिक्स बताता है कि भैया किस प्राइस पर ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ठीक है ना. जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो अपना डिसीजन कैसे लेते हैं. सो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ फ्रेमवर्क और अ रूल बुक. मतलब ये मैंने किसी बुक से आपको डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू डेफिनेशन आउट ऑफ माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. सो इकोनॉमी इज नथिंग बट अ ट्रांजैक्शन विच इज हैपनिंग ऑन डे टू डे बेसिस. अगर आप सबको एग्रीगेट कर देंगे ना, तो वही इकोनॉमी होता है. वर्ल्ड इकोनॉमी, कंट्री का इकोनॉमी, स्टेट का इकोनॉमी, आपका घर का इकोनॉमी. और इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, जैसा आपने बोला. और इकोनॉमिक्स के अंदर में हमको क्या मिलता है? हमको फ्रेमवर्क मिलता है, हमको रूल बुक मिलता है, जो बताता है कि इकोनॉमी कैसे चलता है. तो पहले तो ये हेल्प करता है मेरे को स्टडी करने में इकोनॉमी को. पहला हेल्प क्या करता है? ये हेल्प करता है स्टडी करने में. और दूसरा गाइडेंस भी देता है कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो ये करना चाहिए, ठीक है ना. तो इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स, आई होप आपको आज के बाद ये भूलेगा नहीं. इससे और बेसिक डेफिनेशन और कुछ भी नहीं हो सकता. इकोनॉमी इज नथिंग बट द ट्रांजैक्शन दैट इज हैपनिंग बिटवीन यू एंड मी, ठीक है ना. दैट इज हैपनिंग बिटवीन ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है. तो यहां तक तो मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होगा. तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. नाउ मैंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, जो आप सबको हो सकता है जो नए होंगे वो एक बारी दिमाग में हिट करे कि सर मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या हो गया.
वॉट डू यू मीन बाई मार्केट पार्टिसिपेंट? तो देखिए, किसी भी इकोनॉमी के अंदर में अगर मैं पूरे इकोनॉमी में जो लोग इन्वॉल्व हैं अगर मैं उसको कैटेगराइज करने जाऊं, तो एक आपका बायर होगा, दूसरा आपका सेलर होगा, और तीसरा आपका गवर्नमेंट होगा। एट द एंड ऑफ द डे मेजरली बात करूं तो तीन ही मार्केट पार्टिसिपेंट है, एक बायर है, एक सेलर है और एक गवर्नमेंट है। ठीक है। नाउ अगेन व्हेन वी गो इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब देखिए कैसे ब्रांचेस बन रहा है। व्हेन वी गो इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल बायर एंड सेलर, तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दिस इज हाउ द ब्रांचेस आर ब्रोकन। अगर हम बायर सप्लायर का बात करेंगे तो हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि भैया डे टू डे बेसिस में, व्हेन इट कम्स टू डे बेसिस, कोई फर्म कैसे डिसाइड करता है कि हम कितना माल बेचेंगे, कोई फर्म कैसे डिसाइड करता है कि कितने प्राइस पे माल बेचेंगे, ये डिसीजन लेने में हमको कौन हेल्प करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब बात पूरे मार्केट का होता है, बात जब गवर्नमेंट के एक्शंस का होता है, सो दैट इज पार्ट ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो यहां तक ऑब्वियसली देयर आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एज वेल, ऑब्वियसली देयर आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, आई एम नॉट डाउटिंग दैट, बट ये मैंने बोला ना कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन ट्यूशन कुछ, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इज देयर। ठीक है ना, ऑब्वियसली देयर इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, बट मैं उस लफड़े में नहीं जा रहा हूं। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स मेजर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो बायर सेलर है या गवर्नमेंट है। बायर सेलर का अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं तो आपको माइक्रो स्टडी करना पड़ेगा, और जब आप गवर्नमेंट का डिसीजन देखना चाहते हैं तो मैक्रो समझना पड़ेगा। ठीक है ना। नाउ अगेन गवर्नमेंट में ऑल्सो बी ऑफ कोर्स प्रकाश एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ले आया कि गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी अ बायर एंड सेलर, बट यहां पर हम गवर्नमेंट को अलग से क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बीइंग द बायर एंड सेलर, गवर्नमेंट परफॉर्म सम अदर फंक्शंस एज वेल। गवर्नमेंट ऑल्सो डज समथिंग कॉल्ड एज पॉलिसी मेकिंग। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट भी बायर और सेलर हो सकता है। I'm not doubting that. The reason we consider government separately is because they do something which is called as policy making. और जब policy making में आते हैं तो दो टाइप का policy making होता है, एक आपका monetary policy होता है और एक आपका physical policy होता है प्रकाश। So reason we write government separately is because of their policy making. आई एम नॉट डाउटिंग कि बायर सप्लायर गवर्नमेंट, ऑब्वियसली सबको पता है कि गवर्नमेंट माल खरीदता भी है और बनाता भी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन समथिंग कॉल्ड एज अ पॉलिसी मेकिंग। ठीक है ना, जो इकोनॉमी को चलाने में हेल्प करता है ब्रॉडर लेवल पे, इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा। ठीक है ना, आई होप इट इज फाइन विथ यू। तो यहां तक बात जब समझ में आ गया तो देखिए, अगर आप बायर हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको प्राइस कम चाहिए। और आप अगर सेलर है तो आपको प्राइस ज्यादा चाहिए। अगर बायर सप्लायर मुंह बना के बैठ जाए कि नहीं भाई मैं तो इतने दाम पे ही खरीदूंगा, और अगर सेलर बोले कि नहीं भाई मैं तो इतने पे ही बेचूंगा, तो क्या कोई ट्रांजैक्शन होगा? द आंसर इज नो, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो दोनों को क्या करना पड़ता है? बीच में मिलना पड़ता है, बीच में, दोनों को बीच में मिलना पड़ता है। उसी चीज को अपने क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है। ठीक है ना, ये डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है। ये क्वांटिटी है, दे रेगुलेट टैक्सेस, समटाइम पार्टिसिपेट डायरेक्टली। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमको अपार्ट फ्रॉम द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज अ बायर एंड सेलर, वी ऑल्सो हैव टू स्टडी गवर्नमेंट फ्रॉम द लेंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग।
जब हम इकोनॉमी का स्टडी करते हैं तो। ठीक है, तो मैं बोलना चाह रहा था कि बायर चाहता है कमती प्राइस, सेलर चाहता है ज्यादा प्राइस। मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूं, एज आई सेड, हो सकता है किसी को लगेगा कि क्या चल रहा है, मास्टर क्या कर रहा है, बट लेट मी टेक दैट लिबर्टी ऑफ स्पेंडिंग 10 मिनट्स विथ यू बिफोर आई जंप इनटू द चैप्टर। तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं दे हैव टू मीट इन बिटवीन, राइट? वो जो इन बिटवीन पॉइंट होता है अपने, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? उससे मेरे को इक्विलिब्रियम प्राइस और उसी से मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलता है। नाउ if you understand all of this, if you understand all of this, then there are few more terms which all of you should be knowing. When you study economics, there are few more terms which you should be knowing. तो सर पहला वाला टर्म क्या है? पहला वाला टर्म है कि थोड़े देर प्रवचन के तरीके से चले जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वांट, कि हमारी इच्छाएं जो हैं वो अनंत है, कोई अंत नहीं है हमारी इच्छाओं का। हमको सब कुछ अभी चाहिए और अभी के अभी चाहिए। बट आप सबको पता है कि वांट्स कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू, हर वांट पूरा नहीं हो सकता ना। और हर वांट पूरा क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज है। हम आपके पास, मेरे पास, किसी कंट्री के पास, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के पास, दे डोंट हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज दैट दे विल बी एबल टू, एंड यू और आई विल बी able to fulfill all of our wants. So because we have limited resources, उससे क्या आता है? Scarcity आता है। Given that we have unlimited wants, but we have limited resources, this leads to a scarcity. This leads to an scarcity. Scarcity का मतलब कि सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। So now you have, or I have, the government has, has a choice to make. So because of this limited resources, there is a choice to make. Choice to make what? कि सर कौन सा माल बनाए, कौन सा माल खरीदे। जो मेरे पास लिमिटेड इनकम है, हम पहले कौन सा सामान खरीदे, बाद में कौन सा सामान खरीदे। सो बिकॉज ऑफ दिस स्केर्सिटी, बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेड रिसोर्सेज, यू हैव टू मेक अ चॉइस। Now when you make a choice, given you have limited resources, अगर मान लीजिए आप आज 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं, तो you can't spend entire 5 lakhs, right? So you will have to, अभी आपके पास 2 लाख रुपए हैं खर्चे करने को। Now in that 2 lakhs you can't buy everything that you want. So once you decide कि मैं ये खरीदूंगा, तो आप कुछ नहीं भी खरीदते हैं, right? So whenever you take a decision to buy something on your day to day basis, you are also making a decision of not buying something. तो इसीलिए जब भी आप कोई decision लेंगे, you should always consider your opportunity cost. ये इन्वेस्टमेंट में भी होता है। अगर आपके पास 2 कंपनी है, तो आप बोलेंगे कि सर एक कंपनी मेरे को 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है और एक कंपनी मेरे को 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 15%। बिकॉज फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दैट 20% वाला रिटर्न, यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट 15% ना। सो एवरी डिसीजन हैज टू बी टेकन considering the opportunity cost within the economics. Opportunity cost is the cost of option foregone. जो आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया, उसके लिए जो आपने इनकम छोड़ दिया, उसको अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। नाउ ये डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम हमने बात कर लिया। लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है बेसिक वाले पॉइंट से, वो है अकाउंटिंग प्रॉफिट वर्सेस इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो देखिए, जब इसको ना सबसे पहले कॉस्ट से कंसिडर करते हैं, कॉस्ट से। तो अगर मान लीजिए प्रीतम कल को सीएफए करके, एंड आई थिंक ही इज ऑलरेडी अ चार्टेड अकाउंटेंट, राइट, वो बोलता है कि सर एक काम करते हैं, मेरे को ना जॉब वॉब नहीं करना है, आई विल गो इनटू, मैं अपना एक कंसल्टेंसी फर्म खोलूंगा एंड आई विल हेल्प पीपल विद द फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो प्रीतम एक ऑफिस लेगा, मान लो उस ऑफिस का रेंट है 50,000, प्लस प्रीतम क्या करेगा? प्रीतम एक तो मान लो स्टाफ को रखेगा 20,000 रुपए पे, और भी उसका अदर एक्सपेंसेस मान लो 15,000 रुपए आएगा। तो
अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ना तो प्रीतम का कॉस्ट क्या आ गया, प्रीतम का ये बिजनेस करने का कॉस्ट आ गया 85,000। बट इज दिस द रियल कॉस्ट फॉर प्रीतम? द आंसर इज नो। अगर प्रीतम सीए और सीएफए करके कहीं पर जॉब कर रहा होता तो मान लेते हैं कि उसको 2 लाख रुपए महीने लगाने पड़ते, उसका जॉब लगता। तो अल्टीमेटली जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रीतम का है वो 85,000 रुपया नहीं है, वो 2 लाख रुपया है। सो वेन एवर प्रीतम इज डिसाइडिंग कि मेरे को जॉब करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए, ही शुड नॉट बी वर्किंग विद दिस 85,000 इन माइंड, ही शुड बी वर्किंग विथ दिस जॉब इन माइंड कि मेरा भैया कम से कम अगर मेरे धंधे से 2.5 लाख 3 लाख रुपया महीना आएगा ना तब तो मैं वो धंधा करूंगा, नहीं तो आई एम बेटर ऑफ डूइंग विथ जॉब। ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट इट मींस बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अकाउंटिंग, तो ये वाला जो 85,000 है ये है मेरा अकाउंटिंग कॉस्ट। और अगर हम इसमें ऐड कर देंगे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना तो आपका जो है टोटल कॉस्ट निकल करके आएगा। और आप जब उसको रेवेन्यू में से माइनस करेंगे इंक्लूडिंग दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो जो प्रॉफिट निकलेगा ना वो इकोनॉमिक प्रॉफिट निकलेगा। तो हमारे एग्जांपल में मान लेते हैं कि 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया इज द रेवेन्यू दैट प्रीतम विल बी एबल टू जनरेट। तो प्रीतम का इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। बट उसका अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 2,15,000। तो इकोनॉमिक्स का जब हम स्टडी करते हैं ना तो वी फोकस ऑन इकोनॉमिक प्रॉफिट रादर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है ना? अकाउंटिंग इज फॉर अकाउंटेंट्स, जब लेकिन रियल लाइफ में डिसीजन लेते हैं ना अपने डिसीजन इकोनॉमिक प्रॉफिट निकाल के लेते हैं। ठीक है ना? तो ये बेसिक फंडा आप सबको पता होना चाहिए था। एज आई टोल्ड यू, इकोनॉमी इज अ ट्रांजैक्शन, उसके अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैसे डे टू डे बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। So if I have to tell you, economy is nothing but how decisions are made by market participants on day to day basis. How do they decide कितना माल बनाना है, कितना कितने प्राइस पे बनाना है, ठीक है ना, कितना टैक्स रेट रखना है, कौन सा ब्याज का दर रखना है, कितना पैसा प्रिंट करना है, all this decision how do they do, उसका स्टडी is called as economy। उसको सॉरी, that the entire study of decision making by this market participant is called as economics, and economy is nothing but a sum total of transaction that happens within a particular area। ठीक है? any questions so far? any doubt, any questions so far? हार्दिक, हम लोग और इकोनॉमिक प्रॉफिट को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब आप नॉर्मल सिंपल सा बात है कि व्हेन यू इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हेन यू, सर किंगफिशर कुछ समझा नहीं मैं, किंगफिशर मतलब? हार्दिक, इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब है टू कैलकुलेट इकोनॉमिक प्रॉफिट जस्ट वी हैव टू माइनस रेवेन्यू विथ, नहीं, अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब हो गया अगर मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस कर दिया, ठीक है ना, तो मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा। मैं जब अकाउंटिंग प्रॉफिट से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है?
एनीवेज वी विल गो इनटू डिटेल व्हेन वी डिस्कस फर्दर। आपको सिर्फ इतना समझना है, इन सिंपल टर्म्स वी कैन से इकोनॉमिक प्रॉफिट टेक्स इनटू कंसीडरेशन आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 100% मैं यही बोल रहा हूं कि इकोनॉमिक प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करते हैं ना, तो आपको आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेना होता है, ठीक है ना। जब आप इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करना होता है। दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू। नाउ दिस वाज समथिंग वेरी वेरी बेसिक, जो मेरे को लगता है आपको पता होना चाहिए, और इसके बगैर आप, अगर आप इसके बगैर सीधा चैप्टर्स में घुसेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आई थॉट कि आई कैन स्पेयर सम टाइम नाउ। अब हाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑल द फर्म्स। नहीं, नॉर्मली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं फर्म के पर्सपेक्टिव से ही बोल रहा हूं, ठीक है ना। मैं फर्म के पर्सपेक्टिव से ही बोल रहा हूं। अभी पूरे इकोनॉमी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ऑल, इफ वी हैड अ चैप्टर ऑन जीडीपी कैलकुलेशन कुछ, तो मैं आपको उसमें थोड़ा और डिटेल में बताता। मैं इन शॉर्ट सिर्फ एक चीज आपको बोल रहा हूं कि अगले बार से जब आप कोई भी डिसीजन लें, the only difference, the only new thing that I'm trying to tell you is that from the next time you make any decision, you don't just look at explicit cost, you should also look at the implicit cost। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मतलब आप इंट्यूशन समझो, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज आप एक मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर में, वो फ्री है। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत लोगों को शौक होता है ना बहुत सारा सेल्फ हेल्प मोटिवेशन वीडियो देखने का। यूट्यूब पे वो वीडियो फ्री है, बट इज इट एक्चुअली फ्री? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। इट इज टेकिंग टाइम फ्रॉम यू। इस 2 घंटे में, मान लीजिए ये वीडियो 2 घंटे का है, ये वीडियो 2 घंटे का है, तो आपको लगा कि यार मैंने तो फ्री में 2 घंटे वीडियो देख लिए, पर उस वीडियो को देखने के चक्कर में वो 2 घंटे आप कहीं और प्रोडक्टिव यूज में लगा सकते थे ना। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब भी आप डिसीजन लेते हैं ना, तो यू शुड नॉट लुक एट जस्ट द एक्सप्लिसिट कॉस्ट कि अच्छा मेरे जेब से कुछ गया क्या। यू शुड ऑल्सो लुक एट द इम्प्लिसिट कॉस्ट। समटाइम कॉस्ट आर हिडन, एंड आई एम टेलिंग यू व्हेन यू मेक अ डिसीजन, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करके डिसीजन लीजिए। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी जब कोई वीडियो यूट्यूब पे देखे, तो आप सोचिए कि भाई इससे मेरा समय कितना बर्बाद होगा, और मैं उस समय में क्या कर सकता था, और राइट। So this is all I am trying to tell you, that when you make a decision, you should not look at just the explicit cost, आपको implicit hidden opportunity cost को भी देखना चाहिए, ठीक है। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि आप एक बहुत बड़े, मैं एक एग्जांपल देता हूं, चलो मैं ले लेता हूं एग्जांपल किसका, मैं कौन से ब्रांड का एग्जांपल ले लूं। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं टोयोटा का। नाउ अगर आप देखोगे, अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, जितना भी ये सीएफए का करिकुलम है ना, ये इस तरीके से बनाया हुआ है दैट यू आर अ फंड मैनेजर हु इज इन्वेस्टिंग अक्रॉस द ग्लोब। तो इकोनॉमिक्स, जो ये जो इकोनॉमी है ना, जो ये जो सब्जेक्ट है, ये किस ऑब्जेक्टिव से लिखा हुआ है वो भी हमको क्लियर होना चाहिए। ये इस तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि जो मैं अभी बातें कर रहा हूं, आपको लगेगा ना कि अरे यार हम लोग तो ऐसे कभी स्टॉक के बारे में बात नहीं करते, वी डोंट लुक एट स्टॉक व्हेन वी आर ट्राइंग टू बाई इन द टर्म द वे यू आर टॉकिंग सर। पर ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है सीएफए लेवल 1 में इकोनॉमिक्स के ऊपर में, इट इज रिटन विद अ व्यू कि आप भैया कोई तोड़ू फोड़ू फंड मैनेजर है जो ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं, और ग्लोबली इन्वेस्ट करते समय व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं टोयोटा का। देखिए टोयोटा का सबसे पहला डिसीजन जो टोयोटा लेगी ना,
अब मान लेते हैं टोयोटा एक नया गाड़ी का मॉडल लेके आ रही है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, हाउ मेनी ऑफ यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट, पर अभी ना वो लैंड क्रूजर का कोई मिनी वर्जन लेके आ रहा है। कोई लैंड क्रूजर का इंडिया में एक मिनी वर्जन आने वाला है। अब ये मिनी वर्जन आने से पहले सबसे पहला डिसीजन टोयोटा ने क्या लिया होगा? कैन एनीबडी टेल मी? और ये भी छोड़ दीजिए, हाँ चलिए ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द फर्स्ट डिसीजन, मतलब आफ्टर डिसाइडिंग कि वो लैंड क्रूजर का मिनी वर्जन लेके आएगा इंडिया में, सबसे पहला डिसीजन जो टोयोटा ने लिया होगा वो क्या लिया होगा, प्लीज बताइए। पीयूष बोल रहा है इकोनॉमिक प्रॉफिट रियल पिक्चर दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। कुछ बोल रहा है डिमांड, डिमांड के भी पहले उसने कुछ देखा होगा। whether product will cannibalize existing card sale, target economy, जब पहला डिसीजन एट व्हाट प्राइस दे शुड सेल, परफेक्ट माही प्राइस। तो सबसे पहला डिसीजन जब उसने डिसाइड किया ना कि भैया मेरे को लैंड क्रूजर का मिनी वर्जन लेके आना है, तो जब उसने डिसाइड कर लिया तो सबसे पहला डिसीजन उसने लिया होगा प्राइस का, कि सर ये माल बेचेंगे कितने में। अच्छा एक बात बताइए, हाँ स्टडी ऑफ टारगेट ऑडियंस भी परफेक्ट है, हाँ बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट इश्योर वाला वो जो बिजनेस मॉडल चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो ठीक है, चलिए मैं आपको एक स्टेप पहले लेके जाता हूं, ठीक है, मैं एक स्टेप पहले लेके जाता हूं, मैं आपको एक स्टेप पहले लेके जाता हूं। तो देखिए कॉर्पोरेट इश्यूर ने, हमने क्या समझा कि सर मेरे पास एक आइडिया था, आइडिया से मैंने क्या किया, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस मॉडल बनाया, मैंने बिजनेस प्लान बनाया। मेरे बिजनेस प्लान के अंदर में क्या था, मेरे बिजनेस प्लान के अंदर में था मेरा टारगेट ऑडियंस, तो मैंने एनालाइज कर लिया। अब जब मैं, अगर आपको याद होगा बिजनेस मॉडल में जो द अदर क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज हाउ मच, कितने का बेचेंगे। तो सर ये जो प्राइस टोयोटा डिसाइड करता है, क्या टोयोटा जब ये प्राइस डिसाइड करेगा, शुड दे डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट देमसेल्फ, और दे शुड ऑल्सो लुक एट द कंपिटिटर? Please tell me, when you are deciding the price of something, should you just look internally कि मेरे को लगता है ये सही दाम है, कि आपको आपके कंपटीटर को भी स्टडी करना चाहिए बिफोर यू डिसाइड ऑन द प्राइस? आपको देखना पड़ेगा ना सिमिलर टाइप के फीचर का कार कौन से दाम पे बिकता है, उसका ब्रांड वैल्यू क्या है, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? द आंसर इज ऑब्वियसली हम देखेंगे, ऑब्वियसली देखेंगे। हम अपना खर्चा तो देखेंगे ही, पर जब हम प्राइस सेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू लुक एट द कंपटीशन, आई विल हैव टू, इफ दे आर सेलिंग वैल्यू नो, इफ दे आर सेलिंग कार यस, वो बात सही है। पर अगर आप देखोगे ब्रो तो कार ना, कार अगर आप देखोगे तो कार बहुत ज्यादा कंपिटिटिव मार्केट है, ठीक है ना। अगर कार इज अ वेरी कंपिटिटिव, ऑटोमोबाइल इज अ वेरी कंपिटिटिव मार्केट, तो ये जो मैंने, आप बोल रहे हो ना वैल्यू बेच रहा है, वैल्यू इज समथिंग फॉर अ लग्जूरियस गुड्स, ठीक है, लेकिन ये बहुत कंपिटिटिव मार्केट है, खास करके ये एसयूवी का सेगमेंट। तो आप नहीं बोल सकते कि मेरा इतना वैल्यू है। तो आप जब टोयोटा प्राइस सेट कर रहा है अपने मिनी वेरिएंट के लैंड क्रूजर का, तो उसको डेफिनेटली अपने कंपटीशन को स्टडी करना पड़ेगा। सर जब आप कंपटीशन को स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का स्टडी करना। अगर टोयोटा वाज द ओनली प्लेयर तो उसके बाप का मन, जो प्राइस पे बेचना है बेचे। अगर ओलिगोपोली होता तो कुछ और प्राइसिंग का फॉर्मूला लगता। अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता तो कोई और प्राइसिंग का फॉर्मूला लगता। और अगर परफेक्ट कंपटीशन होता तो फिर किसी और तरीके से प्राइस डिसाइड होता। तो बोलने का मतलब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन मार्केट स्ट्रक्चर, आपका प्राइसिंग जो आप करोगे ना, डिसाइड करोगे, वो वेरी करता है। द सेकेंड थिंग इज कि सर हमने अपने आप को स्टडी कर लिया, वी हैव स्टडीड आवरसेल्फ, वी स्टडीड द मार्केट, कैन वी गो अहेड और कुछ और भी देखना पड़ेगा? द आंसर इज कि सर कुछ और भी देखना पड़ेगा।
वो क्या देखना पड़ेगा? वो देखना पड़ेगा बिजनेस साइकिल। अब लैंड क्रूजर का मिनी वर्जन अभी ही क्यों लेके आ रहा है इंडिया में? क्योंकि पहले भी ला सकता था, आज से 20 साल पहले भी तो लेके आ सकता था टोयोटा, आज से 5 साल पहले भी तो लेके आ सकता था। क्योंकि अब टोयोटा को लगता है कि भैया इंडिया जो है ना, वो अब कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट होते चला जा रहा है, लोगों के पास अब पैसे आने लग गए हैं। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा बिजनेस साइकिल को। बिजनेस साइकिल का स्टडी करने का मतलब क्या? कि भाई इकोनॉमी इकोनॉमी का हालचाल क्या है। मेरा जीडीपी ग्रो हो रहा है, मेरा जीडीपी रिसेशन में है, मेरा जीडीपी डिप्रेशन में है। तो खाली आप अपने आप को और कस्टमर को, सॉरी, आप अपने आप को और आपके कंपटीटर को देख के डिसीजन नहीं ले सकते। आपको आपके जीडीपी का, आपको आपके इकोनॉमी का हालचाल भी देखना पड़ेगा बिफोर यू लॉन्च द प्रोडक्ट। अब मान लो कोविड जैसा सिचुएशन में क्या कोई कंपनी नया नया प्रोडक्ट लेके आ रहा था? द आंसर इज नो। उसको पता था कोई खरीदेगा भी नहीं। सो यू विल हैव टू लुक इनटू, यू विल हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द बिजनेस साइकिल एज वेल। सर उसके अलावा क्या देखना पड़ेगा? देखिए, इस बिजनेस साइकिल को ठीक से चलाने के लिए, इस बिजनेस साइकिल को ठीक से चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट अपने डिसीजन से जीडीपी का ग्रोथ ऊपर भी लेके जा सकता है, नीचे भी लेके जा सकता है। गवर्नमेंट अपने डिसीजन से इन्फ्लेशन को ऊपर भी लेके जा सकता है, नीचे भी लेके जा सकता है। तो इस बिजनेस साइकिल को समझने के लिए, इस बिजनेस को चलाने के लिए, यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज मॉनिटरी पॉलिसी, you also have something called as fiscal policy. Now the point was कि मामला सर यहीं पर खत्म हो जाता अगर ये प्रोडक्ट मेरे को सिर्फ इंडिया में बेचना होता। बट आप फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे, सो वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, राइट? एंड अगर आप थोड़ा सा और सोचोगे, जो मैंने आपको पहले ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज वाला पॉइंट बोला, तो कोई भी कंट्री के पास में अपने, मतलब दे आर नॉट 100% डिपेंडेंट, राइट? वो आत्मनिर्भर नहीं है। मोदी जी कितना भी आकर के बोल दें कि इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, आप देख लिए अभी जैसे ही ईरान में लड़ाई हुआ, आत्मनिर्भरता का बैंड बज गया ना। बिकॉज, एंड आई एम नॉट दैट आई एम अगेंस्ट मोदी, मैं बस बता रहा हूं कि देयर इज लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज, राइट? एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक एनी बिजनेस डिसीजंस, तो आप अगर कंट्री लेवल पे देखोगे, तो वो कंट्री जिसमें वो अच्छा है वो क्या करता है? उसको एक्सपोर्ट करता है। और जिस चीज में वो खराब है या जो चीज उसके पास नहीं है, वो इसको इंपोर्ट करता है। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, उसके लिए हमको क्या चेक करना चाहिए? हमको चेक करना चाहिए जियो पॉलिटिक्स। हम लोग इंटरनेशनल वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड होने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? जियो पॉलिटिक्स। कि भाई जिस कंट्री के साथ धंधा कर रहे हैं वहां पे सब कुछ ठीक तो है ना? ऐसा तो नहीं है कि अगले दिन जाके अमेरिका उस पर झमेला कर देगा। एंड ऑब्वियसली एज आई सेड, सो योर इंटरनेशनल ट्रेड एंड जियो पॉलिटिक्स गोज हैंड इन हैंड। तो आपको यह भी समझना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि भैया हमारा उस कंट्री के साथ में कितना टैरिफ है, कितना टैरिफ लग रहा है, कहीं कहीं पे सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट अगर उसको कुछ आइटम चाहिए होता है तो आपको वो भी समझना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी कभी क्या होता है कि जो हम बिलिंग करते हैं ना, जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अगर आप देखोगे जितने भी इंडिया में सर्विस फर्म्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं टीसीएस का, मैं आपको एग्जांपल दूं विप्रो का, मैं आपको एग्जांपल दूं कि और भी बहुत सारी कंपनीज होगी, भले ही इनका जो कॉस्ट है वो आईएनआर में लगता है, ठीक है ना, इनका कॉस्ट आईएनआर में लगता है, पर इनका रेवेन्यू जो जनरेट होता है ना वो यूएसडी में हो सकता है, यूरो में हो सकता है, जीबीपी में हो सकता है, राइट? तो दे डोंट ओनली हैव टू मैनेज द बिजनेस रिस्क। कंपनीज हु आर जनरेटिंग रेवेन्यू और हु आर पेइंग मनी इन फॉरेन करेंसी, दे हैव टू मैनेज द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क तो मैनेज करना ही पड़ेगा।
आपको साथ साथ में आपका एफएक्स रिस्क भी मैनेज करना पड़ेगा ना। नाउ जब आप एफएक्स रिस्क को मैनेज करेंगे तो आपको उसके लिए समझना पड़ेगा कैपिटल मार्केट, या आप बोल सकते हैं एफएक्स मार्केट समझना पड़ेगा। एंड गाइस लेट मी टेल यू, दुनिया का जो सबसे बड़ा मार्केट है ना, दुनिया का जो सबसे बड़ा मार्केट है, मतलब स्टॉक मार्केट से भी बड़ा, बॉन्ड मार्केट से भी बड़ा, जो सबसे बड़ा मार्केट है वो एफएक्स मार्केट है। तो आपको एफएक्स मार्केट समझना पड़ेगा, और एफएक्स मार्केट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ना रेट कैलकुलेट कैसे होता है। तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि सर एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कैसे होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर विप्रो टीसीएस को अपना एफएक्स रिस्क मैनेज करना है तो दे शुड बी इन अ पोजीशन टू फोरकास्ट ना कि फ्यूचर में यूएसडी बढ़ने वाला है कि घटने वाला है। अगर उनके फेवर में जाएगा तब तो वो कुछ नहीं करेंगे, अगर उनको लगता है कि रेट इस तरीके से बढ़ेगा कि उनको नुकसान होगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, हेजिंग करना पड़ेगा, फ्यूचर ट्रांजैक्शन में एंटर करना पड़ेगा, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में एंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फॉरवर्ड रेट निकालने आना चाहिए ना। तो दैट इज द लास्ट चैप्टर। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, कुल मिला के बात यह है कि सर हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर में 8 चैप्टर है, ठीक है, 8 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है वो हमारा है फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सर टोयोटा कितना क्वांटिटी बनाएगा मिनी क्रूजर का और कौन से दाम पर बेचेगा। इसका आंसर इस बात पे डिपेंडेंट है कि टोयोटा जिस सेक्टर के अंदर है, टोयोटा जिस सेक्टर के अंदर है, टोयोटा जिस सेक्टर के अंदर है, उस इंडस्ट्री में कैसा कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, उस बात पे डिपेंड करता है। उसके बाद उसको यह भी देखना पड़ेगा कि जीडीपी का क्या हालचाल है भाई, ठीक है ना। अब मिनी क्रूजर टोयोटा पाकिस्तान में तो लॉन्च कर नहीं रहा है, श्रीलंका में लॉन्च तो कर नहीं रहा है, बांग्लादेश में तो लॉन्च कर नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज उसको पता है कि साला वहां लोग ऐसे ही भूखे, दे आर नॉट एबल टू हैव प्रॉपर फैसिलिटी, हाउ विल दे बाय लैंड क्रूजर। तो आपको बिजनेस साइकिल समझना पड़ेगा। तो इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, दे आर कंफर्टेबल लॉन्चिंग लैंड क्रूजर ओवर हियर। नाउ दे शुड ऑल्सो कंसिडर कि भैया what is the policy which government is taking, is government helpful towards business। तो टोयोटा को आंसर मिल रहा है यस, बोल रहा है कि भाई मोदी सरकार तो चाहता है धंधा हो। तो अगर टोयोटा को एक जमीन खरीदना पड़ेगा फैक्ट्री बनाने के लिए, मोदी बोलेगा भाई तू आके बना, मैं तेरे को टैक्स एडवांटेज दूंगा, तो अपने को मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी पढ़ना पड़ेगा। अब हो सकता है टोयोटा माल इंडिया में बनाए और बेचे पूरे दुनिया में, तो उसको जियोपॉलिटिक्स भी समझना पड़ेगा, उसको जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स भी समझने पड़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसको एफएक्स मार्केट के बारे में भी समझना पड़ेगा। दोस्तों दिस इज द इंटायर फ्लो ऑफ द चैप्टर फॉर यू। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, एंड एज आई टोल्ड यू ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ना, ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि भाई तू किसी मॉर्गन स्टैनली, बार्कलेज, सिटी बैंक के लंदन ऑफिस, यूएस, आप कैलिफोर्निया में बैठ के पूरे दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर्पज से लिखा हुआ है। पीयूष बोल रहा है थैंक यू सर, यू हैव गिवन अ ओवरव्यू ऑफ ऑल चैप्टर इन इकोनॉमिक्स विद वन एग्जांपल। दैट वाज द इंटेंशन। मजा आना चाहिए ना, फील होना चाहिए, ये चैप्टर याद रहना चाहिए। मतलब मैं बहुत बारी देखता था व्हेनेवर आई यूज्ड टू स्टडी, बहुत लोगों को ना चैप्टर्स ही नहीं पता होता है कि वो पढ़ने, मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू रीड। सो आई डू फील कि आपको पता होना चाहिए, एंड आई एम ग्लैड दैट यू लाइक्ड इट। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? काफी एक्सटेम्पर डिस्कशन हो गया। हार्दिक बोल रहा है अमेजिंगली पुट सर, गिव्स द इंटायर पिक्चर एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंटायर सब्जेक्ट। ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो मेरे को काफी मजा आता है इकोनॉमिक्स पढ़ाने में, आई फील दैट मेरे को बहुत मजा आता है। तो आई डू टू ट्राई टू मेक इट बिट मोर फन एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू। ठीक है, तो अब कोई क्वेश्चंस है यहाँ पे? आई लेट मी टेक अ पॉज ऑन दिस।
तो दीज आर द 8 चैप्टर्स दैट यू हैव, आपको मैंने कुछ बेसिक्स भी बता दिए। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? परफेक्ट। अब एक काम करता हूं, बिफोर आई गो इनटू द चैप्टर ना, दो चार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जस्ट टू ब्रेक द मोनोटोन। ठीक है, उसके बाद ब्रेक लेंगे और फिर वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। तो this is what I was suggesting even in previous classes. Give context and hence it generates interest from start and you have an attention from start itself. तो हार्दिक, अगर इफ यू रिमेंबर, तो आई डिड द सेम थिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट इश्यूर एज वेल। मैंने वहां पर भी सेम फ्लो बताया था। एंड यू नो, जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी किया था तो मैंने सेम फ्लो बताया था। तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू डू दैट। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस इफ वी आर एबल टू सॉल्व फॉर इट और नॉट, बिकॉज मेरे को लगता है ये अगेन बहुत ज्यादा कॉमन सेंसिकल पॉइंट है। पहला क्वेश्चन नहीं लूंगा। ये तो बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। नहीं, आई फील के शायद क्वेश्चन राइट होगा, नहीं होगा, तो आई विल नॉट गो देयर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1, जैसा मैंने आपको बोला कि चैप्टर का नाम है फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर। यहां पर हम अल्टीमेटली डिसाइड क्या करना चाहते हैं चैप्टर में? ठीक है, तो हम अल्टीमेटली डिसाइड करना चाहते हैं मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी क्या होगा, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस क्या होगा, मेरा शटडाउन पॉइंट क्या होगा, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। These are the questions that I'm trying to solve in this chapter। कि सर आप बताइए ना, हम कितना क्वांटिटी, ये जो मेरा पहला वाला एग्जांपल है, अब ये लैंड क्रूजर कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा टोयोटा कि उसका मैक्सिमम प्राइस आएगा। सर कौन से प्राइस पर ये लैंड क्रूजर बिक पाएगा? अच्छा सर, ये सब तो अच्छा है, व्हाट इफ थिंग्स गो डाउन, व्हाट इफ थिंग्स डोंट गो आवर वे? सो सर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितने क्वांटिटी कितने प्राइस पे होगा, मेरे कौन से क्वांटिटी पर मेरे को धंधा, कौन से प्राइस पर मेरे को मेरा धंधा बंद करना पड़ेगा कि मैं बोलूंगा कि नहीं भाई, दिस वाज द फ्लॉप शो, लेट्स स्टिक टू आवर फॉर्चूनर एंड लैंड क्रूजर, ये मिनी लैंड क्रूजर नहीं बनाना। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव टू सॉल्व फॉर। ठीक है, मैक्सिमम मेरे को, अच्छा मेरे को वो क्वांटिटी ढूंढना है जिसपे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, मेरे को वो प्राइस ढूंढना है जिसपे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, मेरे को मेरा वो प्राइस क्वांटिटी ढूंढना है जिसपे मेरा धंधा मेरे को बंद कर देना चाहिए, और मेरे को वो क्वांटिटी वो प्राइस ढूंढना है जिसपे भैया हम अपना धंधा कुछ समय तक चला सकते हैं, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है। ठीक है, सो व्हाट आर दी एलओएसएस दैट वी हैव? तो पहला एलओएस है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट एंड शटडाउन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, एज वेल एज इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, बोथ अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन। जो सेकंड है वो बोल रहा है कि भैया परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलियोगोपोली और प्योर मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे बच्चा वाला पॉइंट।
एक्सप्लेन करिए सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक्सप्लेन करिए सप्लाई एंड डिमांड अंडर ओलिगोपोली। एंड आइडेंटिफाई करिए टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच फर्म ऑपरेट एंड यूज एंड डिस्क्राइब द यूज एंड लिमिटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मेजर। ये करना है। तो अभी जो आने वाला पॉइंट है ना, अगर आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आपको बहुत इजी लगेगा। लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक्स पहले नहीं पढ़ा है ना, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। तो इसके लिए ना एक अपने छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उससे आपको फील हो जाएगा। तो मैं 5 मिनट और टानता हूं, फिर आपको एक ब्रेक देता हूं, ठीक है ना। तो बिफोर वी गो देयर, हमको क्या पता होना चाहिए? देखिए, किसी भी कंपनी का जो रेवेन्यू है, इट इज योर पी इंटू क्यू। सबको पता होना चाहिए। देर इज समथिंग कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि सर, मैं एडिशनल प्रोडक्ट कौन से दाम पे बेच पाऊंगा, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ सेलिंग द नेक्स्ट यूनिट, तो उसको अपने मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। उसी तरीके से हमको देर इज समथिंग कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट एज वेल। तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है? मार्जिनल रेवेन्यू निकलता है टोटल रेवेन्यू क्यू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी क्यू माइनस वन के। तो टोटल रेवेन्यू के डिफरेंस से मेरा मार्जिनल रेवेन्यू निकलता है। मार्जिनल कॉस्ट के पहले, ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि सर, एक एडिशनल आइटम बनाने के लिए मेरे को कितना खर्चा लगेगा। मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट, ये तो मेरे को समझाने का जरूरत ही नहीं है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट आपको पता ही होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट आपको पता ही होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है मैं आपको ब्रेक के बाद समझाऊंगा। बट आपको ये सारा पॉइंट, और हम क्या कर रहे हैं ना, हम क्योंकि क्वांटिटी ढूंढना चाहते हैं, तो हम इन सारे चीजों को एवरेज बेसिस पे कंप्यूट करेंगे। तो वी विल कंप्यूट माई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आई विल कंप्यूट माई एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है। एक क्रिटिसिज्म क्या है ना, ये जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये वाला जो फर्म का बिहेवियर है और मार्केट स्ट्रक्चर है, इसका एक फंडामेंटल, अच्छा, लेट मी आस्क द ग्रुप, देन आई विल टेल यू व्हाट आई थिंक अबाउट इट। इसका व्हाट इज द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द biggest criticism of microeconomics? Microeconomics, what is the biggest criticism? ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं, बट गिवन ऑल ऑफ यू आर, आई कीप टेलिंग दिस राइट, यू आर अ मच्योर्ड ऑडियंस, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अपना क्या होता है ना, कभी कभी जब अपने पढ़ाते हैं तो जिस टॉपिक में घुसते हैं ना, उसको दुनिया का सबसे बेस्ट टॉपिक बना के पढ़ाते हैं, राइट। बट एज अ स्टूडेंट हमको उसका पता होना चाहिए कि उसका शॉर्टफॉल क्या है, डाउनसाइड क्या है। तो पूरे ये जो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका एक मतलब इट कांट टेल द होल पिक्चर। सही बात है, सना बोल रही है, परफेक्ट अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है। कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट वन अनरियलिस्टिक अजम्पशन दैट यू हेट द मोस्ट? सना बहुत परफेक्ट बोला है कि अनरियलिस्टिक अजम्पशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। पर उसमें से जो सबसे बड़ा, ऐसे तो बहुत सारे अजम्पशंस हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ा, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं ना, तो दो अजम्पशंस ऐसे हैं जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। एनीबडी, एंड वी शुड नो दैट, वी शुड एक्नॉलेज इट एंड देन स्टडी। तो जब आप एक्नॉलेज मेक बायस डिसीजंस, नहीं, ये तो उल्टा बोल दिए ना आप। तो
एक बारी जब assumes people and market behave perfectly but in reality don't, all firms behave similar according to economic conditions. प्रीतम बिल्कुल सही है, पीयूष भी ठीक ही बोल रहा है, पर जस्ट फॉर अ बट व्हाट यू गाइस आर मिसिंग इज दैट वर्ड, राइट? मैं हमेशा बोलता हूँ जब हमको पढ़ना है तो हमको वर्ड्स आना चाहिए। तो सबसे पहला बात तो ये है ना कि हम क्या मानते हैं कि एवरीबडी इज रैशनल। ठीक है, होमोजीनियस भी बोल सकते हो रजत, बट आई थिंक यू विल अप्रिशिएट दैट। तो एक तो क्या है प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रैशनल, और दूसरा जो प्रॉब्लम है ना वो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन का। ऐसे बहुत सारे अजम्पशंस हैं, पर मेरे को ना ये दो अजम्पशन से बहुत बड़ा चिढ़ है। चिढ़ तो क्या है, मतलब ये रियल लाइफ में इट डजंट होल्ड गुड। तो सबसे पहला जो अजम्पशन है वो है रैशनैलिटी का, कि हम आप और सब रैशनल लोग हैं। रैशनल लोग मतलब क्या है, हम कोई भी डिसीजन बहकावे में आके नहीं लेते, इमोशंस में आके नहीं लेते। अगर ऐसा सही होता तो किसी लड़के का मान लो एक बारी ब्रेकअप हुआ है तो नहीं, आई नॉट गेट दैट एग्जांपल, ठीक है, ऐसा अगर होता तो कोई दारू ही नहीं पीता, राइट? नोबडी वुड हैव डन ड्रग्स knowing that it is bad for you, we still go and do few things, right? अपने को पता है कि अपना कटने वाला है, बट फिर भी अपने जाते हैं ना, when it comes to dating and all of that। तो रैशनल तो अपने बिल्कुल नहीं है ना? और दूसरा बात यह है कि भाई कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहाँ होता है? अगर मैं इसको हिंदी करके बोलूं तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुमको 1 kg आलू लेने के लिए भेजा, सो व्हाट आर यू सपोज टू डू? आप ये पता करें कि आपके सिटी में कहां कहां पे आलू बिकता है और कौन से दाम पे बिकता है, और आप वहां से खरीदेंगे जहां सबसे सस्ता आलू मिल रहा है। इज दैट हाउ रियल वर्ल्ड वर्क्स? द आंसर इज नो। We never make decisions after having all information, right? All of us make decision with incomplete information। हालांकि आज के डेट में तो फिर भी अपने क्या करते हैं कि 2-3 वेबसाइट पे दाम चेक कर लेते हैं, फिर जहां सस्ता मिलता है वहां लेते हैं, बट हो सकता है ना इसके बाद भी कहीं पे इससे भी ज्यादा सस्ता मिल रहा होगा। तो ऑब्वियसली वी आर नॉट रैशनल, एंड ऑब्वियसली वी डोंट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन बिफोर वी टेक द डिसीजन। तो ये अपने को बैकग्राउंड में पता होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी जब अपने चैप्टर में घुसते हैं ना तो अपने को लगता है कि ये क्या बोल रहा है भाई, ऐसा होता है क्या? मतलब होना तो चाहिए पर होता है क्या? यू क्वेश्चन दैट। सो यू शुड नो कि ये जो थियोरी लिखा हुआ है ये दो इन लॉजिक से लिखा हुआ है, कि एक तो हम रैशनल है, साला कुछ भी हो जाए, अपने एकदम लॉजिकल इंसान है, बट हम आपको सबको पता है वी आर इमोशनल बीइंग, राइट है? एंड इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज बिहेवियरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है ना? अब जो कोई इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, बैचलर्स करता है, बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स करता है या एमएससी करता है इकोनॉमिक्स में, वो लोग इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। एंड मैंने ना 2 बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यू नो इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू। 2 बुक्स आपको पढ़ना चाहिए एज अ स्टूडेंट जिसने जिंदगी भर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना। 2 बुक्स, एक है बुक का नाम फ्रीकोनॉमिक्स एंड द अदर बुक इज कॉल्ड एज नज। ठीक है ना? तो आई कैन रेकमेंड यू 2 बुक्स। ऐसे तो मैंने और भी बुक्स पढ़े हैं, पर मेरे को लगता है ये बहुत ज्यादा इंट्यूशन देता है आपको बिहेवियरियल इकोनॉमिक्स के साइड में। एक है फ्रीकोनॉमिक्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड इट। हैज एनीबडी इन दिस ग्रुप रेड इट, दिस बुक कॉल्ड फ्रीकोनॉमिक्स? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जैसे इसका एक चैप्टर है कि हाउ अबॉर्शन लॉज इंपैक्ट द क्रिमिनल रेट इन अ कम्युनिटी। इसका एक चैप्टर ये है कि गवर्नमेंट अबॉर्शन अलाउ करता है कि नहीं करता है, उससे क्रिमिनल रेट पे क्या फर्क पड़ता है। देयर इज अ लिंकेज। ठीक है ना? तो इट्स एन अमेजिंग बुक कॉल्ड एज फ्रीकोनॉमिक्स, आपको पढ़ना चाहिए। इट विल लिंक थिंग्स विच यू वुड हैव नेवर थॉट अबाउट इट। ठीक है ना? अबॉर्शन रेट का क्राइम के साथ में क्या कनेक्शन है, वन ऑफ द चैप्टर्स। आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल स्नीक पीक ताकि आपको इंटरेस्ट आए। एंड दूसरा बुक है नज। आई थिंक नज, इफ आई मेमोरी सर्व्स वेल, इट हैज बीन रिटन बाय अ नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट। ठीक है ना? तो ये 2 बुक बिल्कुल पढ़िएगा आपको और ज्यादा, बिकॉज देखिए अगर मैं और बेस में चला जाऊं ना तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए
अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए ना, जैसे इकोनॉमी था is nothing but the is the summation of all the transaction. Economics is a study of decision making. Economics is a study of decision making. ठीक है? Anybody who has read this book Freakonomics? हाँ, रिचर्ड थैलर. थैंक्स हार्दिक. बहुत मजेदार बुक है, ठीक है ना. ये आपको बताता है कि ह्यूमन डिसीजंस कैसे लेते हैं. हाँ बिल्कुल, वही. रिचर्ड थैलर हैज बीन गिवन अ नोबेल प्राइज एज वेल फॉर हिज वर्क इन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. उनको पापा ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है. None of you have read this book called as Freakonomics? I thought it was bit नज. तो मेरे को पता है उतना फेमस नहीं है, बट फ्रीकोनॉमिक्स तो काफी फेमस है यार. नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, ठीक है ना. मेरा रिकमेंडेशन है, एग्जाम के बाद पढ़ना, अभी खरीद के पढ़ने का जरूरत नहीं है. बट दैट वेन एवर यू हैव सम टाइम टू स्पेंड, डू स्पेंड, यू विल नॉट रिग्रेट इट. बहुत मजेदार बुक है, ठीक है. एनीवेज, तो हमको ये वाला अजम्पशन भी पता होना चाहिए, जब फिर आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है. अब चैप्टर के अंदर में चलते हैं. यहां तक मामला क्लियर हो गया. चैप्टर में देर आर सो मेनी थिंग्स जो दिमाग में आ रहा है ना, आई एम नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ. एक और क्वेश्चन पूछता हूं फिर जाएंगे. अच्छा, क्या वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड होता है कि चेंज होता है? बोलेगा सर क्या बोल रहे हैं. देर आर सो मेनी पॉइंट्स कमिंग टू माई माइंड कि ये भी बोल दूं, ये भी बोल दूं, बट जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई होल्ड माई सेल्फ. आपसे पूछ रहा हूं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या फिक्स्ड होता है कि चेंज होता है? पर यूनिट बोला है, ठीक है, पर यूनिट बोला है भाई, ध्यान से सुनना. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होता है कि चेंज होता है? रजत बोल रहा है चेंज होता है. पवन भी बोल रहा है चेंज होता है. माही बोल रही है फिक्स्ड होता है. इसलिए मैंने बोला ये मेरे को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे का चैप्टर आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे. सेमी वेरिएबल पर यूनिट सेम होता है. तो हमारा जो मैंडेट आया वो फ्रैक्चर्ड आया, राइट. वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है विद लेवल ऑफ आउटपुट. तो सना का लगता है इकोनॉमिक्स में बड़ा अच्छा पकड़ है. आई एम ग्लैड. चेंज होता है. तो वी हैव, इसीलिए मैंने सोचा मैं क्लैरिफाई कर दूं. बिकॉज देख भाई, फिक्स कॉस्ट पे ना किसी को कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है. फिक्स कॉस्ट के ऊपर में किसी को कोई डिबेट नहीं है. आपको टोटल रेवेन्यू भी समझ में आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू भी समझ में आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी समझ में आ जाएगा. लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता है, पता है क्या? ये वेरिएबल कॉस्ट वाला पॉइंट. नाउ मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये आपको कहीं ना कहीं लिख लेना चाहिए आपके कॉपी में. अगर आप ये समझ गए ना, तो पूरे चैप्टर का पिकअप बहुत इजी है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट फिक्स्ड. जैसा आप सबने लिखा है, किसी किसी ने लिखा है इज नॉट फिक्स्ड बट चेंजेस. क्यों चेंज होता है उसको भी आंसर कर देता हूं. नहीं, शॉर्ट टर्म में भी कांस्टेंट नहीं होता है पीयूष, ठीक है ना. मैं आपको बता रहा हूं. तो होता क्या है मैं आपको बताता हूं. कभी कभी ना, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूं आपको. मान ले तेरा कैफे है, ठीक है. तेरा एक कैफे है. तूने एक कैफे सोचा है, नया नया खोलेंगे, तो तूने क्या किया, रेंट लिया. मान लेते हैं रेंट तेरा 50,000 है, ठीक है. एकदम हिंदी करके बता रहा हूं, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. आपने जब चालू किया ना, चालू, तो आपने एक स्टाफ रखा था, ठीक है. उसको मान लो तुम देता था 5,000, पार्ट टाइम था, 5,000 देता था. तो अभी मान लो इस सेटअप में तुम दिन का 100 कॉफी बेचता है, एक एग्जांपल के तौर पे. अच्छा, जैसे ही तू दो स्टाफ हायर करेगा ना, वंस यू हायर द टू स्टाफ, तो क्या होगा कि तेरा प्रोडक्शन ना बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा. सो इनिशियल लेवल पे क्या होता है, इनिशियल लेवल पे
इनिशियल लेवल पे जब आप एक्स्ट्रा लेबर ऐड करते हैं तो यू सी अ जंप इन प्रोडक्शन। जंप इन प्रोडक्शन। अगर एक स्टाफ मान लो 100 कप चाय बना के बेच रहा था दिन में, 2 स्टाफ रखने से ना 250 कप बिकेगा। सर क्यों बिकेगा 250 कप? क्यों बिकेगा 250 कप? बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। बिकॉज ऑफ इफिशियंसी। तो वेरिएबल कॉस्ट शुरू में क्या होता है ना, बहुत धीरे से बढ़ता है, मतलब लीनियरली नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्शन बहुत जोर से बढ़ता है एक एक्स्ट्रा स्टाफ लाने से। 3 स्टाफ लेके आओगे ना तो 400 कप बेच देगा। सर 400 कप कैसे बेच देगा? एक बंदा ऑर्डर लेगा। एक बंदा, अगर आप देखे होंगे बरिस्ता, या आप सीसीडी में जाते होंगे, या आप मान लीजिए बरिस्ता में गए हैं, या आप फॉर दैट मैटर क्या बोलते हैं यार उसको, कोई और एक कॉफी चेन, तो वहां पे देखोगे ना तो एक बंदा क्या करता है, दूध को गर्म करता है, और एक बंदा क्या करता है, वो प्रीमिक्स, वो कॉफी को मशीन में डालता है ना। तो अगर 3 लोग रहेंगे तो तीनों काम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो जाएगा, तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगा, राइट। तो इनिशियली क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप अपना स्टाफ, जैसे जैसे आप अपना लेबर बढ़ाते हैं ना, एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को लगाने से आपका प्रोडक्शन इफिशिएंसी बहुत जोर से बढ़ता है। तो जो तेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो धीरे 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 बढ़ता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ इफिशियंसी, बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। लेकिन मान ले ये तेरा ऑफिस 100 स्क्वायर फीट का है, अब 6 आदमी, 7 आदमी और 8 आदमी आ गया ना, तो प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। प्रॉब्लम चालू हो जाएगा बोलने का मतलब क्या है? 2 लोग मिलके ऑर्डर ले रहे होंगे, 2 लोग मिलके चाय गरम कर रहे होंगे, या कॉफी, वो दूध गरम स्टीम कर रहे होंगे उसको। एक बंदा जो है साला कोई टाइम पास कर रहा होगा, एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा। तो आप जब एक फिक्स जगह पर, क्योंकि अच्छा एक और चीज बोल देता हूं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का बाइफरकेशन, ठीक है। जस्ट बी विद मी फॉर 2 more minutes, ठीक है। डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, जस्ट कीप लिसनिंग टू मी। शॉर्ट रन में अपने क्या बोलते हैं ना, शॉर्ट रन में अपने बोलते हैं कि अपना एक ना एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है। नॉर्मली आपका कैपिटल जो है ना, शॉर्ट रन में वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड, it is fixed. So the only variable factor for you in short run is what? लेबर वेरिएबल है। और लॉन्ग रन में, अच्छा तेरा टेक्नोलॉजी भी फिक्स्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो शॉर्ट रन में तेरा कैपिटल भी फिक्स्ड होता है, टेक्नोलॉजी भी फिक्स्ड होता है, लेबर ही खाली वेरिएबल होता है। लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज वेरिएबल। लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज वेरिएबल, ठीक है ना। अगर आपका आपका डिमांड बहुत हो गया है तो आप बड़े दुकान में चले जाएंगे जहां पे 10 कस्टमर आके काम कर सकता है, सॉरी 10 बरिस्ता आके काम कर सकता है ना। तो डिपेंडिंग, लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज वेरिएबल। अगर मान लो आपका 50 कप बिकता है तो आप 4 लोग को नौकरी से निकाल भी सकते हैं। क्योंकि अब देखो ना, तुमने जैसे ये रेंट लिया होगा, 1 साल का अग्रीमेंट किया होगा ना, 1 साल का लीज अग्रीमेंट किया होगा, तो 1 साल तक तो भाड़ा देना ही पड़ेगा। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कैपिटल टेक्नोलॉजी फिक्स्ड होता है, ओनली थिंग वेरिएबल इज लेबर। और लॉन्ग रन में क्या वेरिएबल होता है? एवरीथिंग इज वेरिएबल। तो अभी हम किस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं? हम शॉर्ट टर्म में डिस्कशन कर रहे हैं। तो शॉर्ट रन टर्म में मैंने क्या बोला कि शॉर्ट टर्म में लेबर जब आप एडिशनल ऐड करते हैं ना, तो शुरू में बिकॉज ऑफ इफिशियंसी, बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, वापस से, because of efficiency, because of segregation of duty, because of learning curve। लर्निंग कर्व भी तो बोल के एक चीज होता है, कोई काम आप बार बार करेंगे तो यू बिकम बेटर एट इट, राइट। सो बिकॉज ऑफ लर्निंग कर्व, बिकॉज ऑफ इफिशियंसी, बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, तेरा आउटपुट जोर से बढ़ता है। तो तेरा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो धीरे 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 बढ़ता है। लेकिन अगर उसी जगह में, उसी 100 फीट के शॉप में अगर 6 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी डाल दोगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा ना, ओवर क्राउडिंग। और ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या? इसका इकोनॉमिक्स में नाम क्या है भाई?
इकोनॉमिक्स में इसका नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। इकोनॉमी में क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, कि एक पॉइंट के बाद और लेबर ऐड करने से, एक पॉइंट के बाद, हो सकता है वो 500 कप कॉफी है, 500 कप कॉफी कॉफी के बाद अगर लेबर ऐड करोगे ना तो इट विल गो अगेंस्ट यू। फिर एडिशनल लेबर लेके आओगे तो 520 कॉफी ही प्रोडक्शन होगा। इनफैक्ट अगर 10-12 लेबर लेके आ गए तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा ना कि भैया वो लोग मिलके दिन भर गुटरगू कर रहा है और काम कर ही नहीं रहा है, तो तेरा फॉल होने लग जाएगा प्रोडक्शन। तेरा प्रोडक्शन क्या होने लग जाएगा? फॉल होने लग जाएगा। तेरा प्रोडक्शन क्या होने लग जाएगा? फॉल होने लग जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस, हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इस तरीके का इन्वर्टेड, इट नीड्स टू स्टैग्नेंट होके फिर गिरने लग जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना? अब डोंट होल्ड मी फॉर एवरी वर्ड, आपको इंट्यूशन समझ में आना चाहिए कि सर एक ही शॉप में 3-4 लेबर तक तो फायदा होगा, लेकिन 4-5 लेबर के बाद ज्यादा और लोग बढ़ाने लग जाएंगे ना तो वो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कैसा बनता है? वो इन्वर्टेड एस कर्व बनता है। क्या बनता है? इन्वर्टेड एस कर्व बनता है। इनफैक्ट मैंने यहां से चालू कर दिया, मैंने गलती कर दिया क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है, राइट? मेरे को जीरो से चालू करना चाहिए, ठीक है ना? और यहां पर है क्वांटिटी और यहां पर है कॉस्ट, ठीक है? अब देखोगे तो ये है मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक? और यहां से ही लगभग मेरा आएगा टोटल कॉस्ट। तो ये तेरे को कर्व पता होना चाहिए, ठीक है? क्वांटिटी और कॉस्ट का। तो शुरू शुरू में मेरे को थोड़ा फ्लैट बनाना चाहिए था, तो बोलने का मतलब क्या है कि शुरू शुरू में आउटपुट बढ़ने से बिकॉज ऑफ इफिशियंसी यू विल हैव अ स्टीपर इंक्रीज इन योर वेरिएबल कॉस्ट। ये अगर समझ में नहीं आया ना तो पूरा चैप्टर छूट जाएगा, इसलिए एकदम हौला हौला करके चल रहा हूं। तो आपको समझ में आना चाहिए टोटल कॉस्ट कैसे काम करता है। अभी थोड़े देर बाद फिर अपने एवरेज वाले में जाएंगे, ठीक है? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो आगे चैप्टर बढ़ेगा नहीं। तो अभी हमने क्या सीखा कि मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है सर वो पर यूनिट बेसिस पे फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ इफिशियंसी। वो शुरू में तो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न वो बहुत जोर से बढ़ने लग जाता है। तो सर मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? मार्जिनल कॉस्ट, एक कॉस्ट तो भूल ही गए सर। आपने 3 कॉस्ट तो बता दिया, आपने 3 कॉस्ट तो बता दिया, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट सर क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट चेंज इन योर टोटल कॉस्ट पर यूनिट। या क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट सेम है, हम बोल सकते हैं चेंज इन योर वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट निकलता है फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, स्लोप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम ऑन दिस। आई टेक अ पॉज, आई एम टेकिंग अ पॉज। ये अच्छे से इंटरनलाइज करिए तभी जाके आगे बढ़ेंगे।
प्लीज, यस नो, नॉट एप्लीकेबल। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। कैफे है, क्वांटिटी है, केक बना रहे हैं, 0 1 2 3 4 5। यहां पे लिख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे लिख देते हैं आपका टोटल कॉस्ट, और यहां पे लिख देते हैं आपका फिक्स कॉस्ट। मान लेते हैं कि तेरा 1000 रुपया तो लगेगा ही। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली 0 होगा। पहला, केक बनाने के लिए मान लो जो हमको क्रीम लगता है और जो मेरे को लेबर को खर्चा देना पड़ता है वो 200 रुपए का है। दूसरे वाले में 350 है। चौथे वाले में 480 है। फिर 640 है और 850 है। टोटल कॉस्ट क्या हो गया? 1000, 1200, 1350, 1480, 1640, 1850। नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, एक काम करते हैं, 2 यूनिट के बारे में बात करते हैं। 2 यूनिट बनाने का मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 350/2। क्या आएगा बताइए? 175 आएगा। सर, मार्जिनल कॉस्ट बताइए। कैन एनीबडी टेल मी द मार्जिनल कॉस्ट? आई एम कैलकुलेटिंग फॉर सेकेंड यूनिट। आई एम कैलकुलेटिंग फॉर सेकेंड यूनिट। तो आई होप कि आपको इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे चल रहा है ये पूरा टेबल। कैन समबडी टेल मी कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाले हम, या कितना आएगा मार्जिनल कॉस्ट? मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, राइट? रजत थैंक यू, हार्दिक थैंक यू। गड़बड़ आंसर आ रहा है। समीर 130 बोल रहा है, पता नहीं कैसे। मैंने तेरे को अभी बताया बाबू, 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं, राइट? आप टोटल कॉस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट को माइनस करिए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट इज 1350, टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट इज 1250। 150 रुपया मार्जिनल कॉस्ट। ये है फर्स्ट मेथड। 130 पता नहीं समीर तूने कैसे निकाला। सेकेंड मेथड है, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है। मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर भी क्या निकलेगा? 350 माइनस 200। तो ये है सेकेंड मेथड। सबसे ज्यादा इंट्यूटिव मेथड क्या है? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या, एक एडिशनल आइटम बनाने के लिए कितना खर्चा लगा।
एक एडिशनल आइटम बनाने के लिए आई डिड ओ, कोई बात नहीं समीर, चलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। हमको करंट वाले से पीछे वाले को माइनस करना है, ठीक है ना? तो अभी से अपने को क्लियर होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब तो सबको समझ में आता है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट, ठीक है ना? उसके पीछे वाले से माइनस करते हैं। अब देख, मैंने जो यहां लिखा ये तेरे को समझ में आना चाहिए। तो जब तक तेरा मार्जिनल कॉस्ट तेरे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे है, मतलब मेरे को अभी तक इफिशियंसी मिल रहा है, इफिशियंसी मिल रहा है। When my marginal cost is equal to average variable cost, this is the most efficient point. दिस इज द मोस्ट इफिशियंट पॉइंट। और जब मेरा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग गया एज कंपेयर टू वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे को डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आने लग गया। मतलब तेरे को रुकना किधर है? इधर रुकना है। अगर तेरे से कोई पूछे ना कि सर कितना क्वांटिटी बनाएंगे, हम इसका और तरीके से आंसर निकालने के लिए सीखेंगे। पर अगर तेरे को बोले कि सर शॉर्ट रन में कितना क्वांटिटी बनाएंगे सर, तो जहां पर तेरा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, इसी को अपने बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी, ठीक है? इसी को बोलते हैं अपने, जहां पर तेरा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया, यही आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला पॉइंट है। समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना? अगर नहीं समझ में आया तो चैप्टर छूट जाएगा। जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अपने को उसी पे धंधा करना है। दैट इज द पॉइंट वेयर द फर्म विल बी एबल टू जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट। और इस चैप्टर का अल्टीमेट जो अंतिम सत्य है ना, अंतिम सत्य, कोई भी डिसीजन इस चैप्टर में इस लॉजिक पे लिया जाएगा, एम आर इक्वल टू एम सी। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, पर मैं आपको बस बता रहा हूं। दिस इज दी, इसको ना मतलब इसको समझ लो शिवगामी देवी का आदेश है ये, ठीक है ना? दिस इज शिवगामी देवी का आदेश। दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ। ये लिख लेना कहीं पे। इस चैप्टर में कहीं पे भी फंसो तो डिसीजन आपको ये लेने में मदद करेगा। कैसे करेगा आप थोड़ी देर में पता कर लेंगे। पर मैं आपको सोचा ना, पहले मैं आपको एक इंट्यूशन तो दे दूं कॉस्ट का। रेवेन्यू समझने में बहुत इजी होता है, वो आएंगे, ब्रेक इवन पे आएंगे, ठीक है ना? ऑल ऑफ दैट इज फाइन। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है? तो दिस शुड बी द फाइनल ट्रूथ। नाउ लेट्स टेक दिस वन स्टेप अहेड। तो अगर आप सबको याद होगा तो चार टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है, चार टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है। एक है आपका परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है आपका मोनोपोली, ओलियोगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। These are the four type of market structure that we have.
सर ये मार्केट स्ट्रक्चर को अपने आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना मैं अब थोड़ा सा इजी वाला स्टफ में एक बार घुस रहा हूं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको देखना पड़ता है नंबर ऑफ सेलर, हमको देखना पड़ता है प्राइसिंग पावर, हमको देखना पड़ता है नॉन प्राइस कंपटीशन, हमको दिखना पड़ता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और एक पॉइंट और था जो मैं भूल रहा हूं, एक पॉइंट और था, एक पॉइंट और था जो मैं भूल रहा हूं। व्हाट वाज दैट वन पॉइंट? Number of seller, pricing power, non-price competition, product differentiation, and then there is one more point. I'm not able to recall. Just give me a minute. हाँ, my bad. My bad. Entry barrier. तो अगर आप देखोगे एंट्री बैरियर, हाँ, तो एनीवेज द पॉइंट इज कि परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ सेलर इज हाई बट दे डोंट हैव एनी प्राइसिंग पावर। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब क्या हो गया? आपका मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट। इसको अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा, और इसके ऊपर में खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली परफेक्ट कंपटीशन में लोग क्या करते हैं? होमोजीनियस गुड्स बना के बेचते हैं, और एंट्री बैरियर भी बहुत क्या होता है? लो होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ सेलर हाई है, they are the price takers, they are the price takers, so they have zero pricing power. There is no need of any marketing or advertisement because perfect competition में everybody is having full information. हम मान के चलते हैं, तो क्योंकि सबके पास सारा इंफॉर्मेशन है तो हमको एडवर्टीजमेंट करके लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का जरूरत ही नहीं है। फिर हमारा क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है? द आंसर इज नो। होमोजीनियस होता है और एंट्री बैरियर बहुत ही लो है, जिसको चाहिए वो एंटर कर जाता है। नॉर्मली इसका सबसे अच्छा इंट्यूशन पता है क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। Let me remind you guys that this perfect competition is a theoretical concept. दुनिया में कोई भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं है, लेकिन ये हमको हेल्प करता है चीजों को समझने के लिए। बट ऐसा रियल वर्ल्ड में कोई मार्केट भी नहीं है। जैसा मतलब आई थिंक यू विल अप्रिशिएट कि आलू के अंदर में भी अच्छा आलू खराब आलू होता है, अच्छा प्याज खराब प्याज होता है, अच्छा टमाटर खराब टमाटर होता है। सो देर इज नो 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 मार्केट जहां पर सब लोग एग्जैक्टली एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। खाली नाम होने से एक सब थोड़ी ना एक हो जाता है, उसका क्वालिटी भी तो मैटर करता है। तो परफेक्ट कंपटीशन इज मोर ऑफ अ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, ठीक है ना? ये अपने को समझने में हेल्प करता है, पर एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ कैन समबडी टेल मी कि परफेक्ट कंपटीशन में व्हाट इज द डिमांड कर्व? परफेक्ट कंपटीशन में पीसी इज एवरीवन सेल्स द सेम थिंग, यू कांट चार्ज मोर देन द मार्केट। पीसी प्राइसिंग पावर, पीसी मैं समझा नहीं, पीसी का मतलब क्या? अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन, हाँ, एवरीबडी सेल्स द सेम थिंग, यू कांट चार्ज मोर देन द मार्केट रेट, एकदम परफेक्ट है। बट वही आ रहा था ना, कैन समबडी टेल मी दैट व्हाट इज द, तो अभी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, तो ये जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा ना, हम इसको दो तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं। एक होता है परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, और जो बाकी तीनों चीजें हैं ना, हम उनको इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन के अंदर में डाल देते हैं। तो ये हो गया परफेक्ट मार्केट, और दूसरा हो गया इम्परफेक्ट मार्केट। ना परफेक्ट मार्केट के अंदर एक फर्म का डिमांड कर्व क्या होता है? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द डिमांड कर्व?
परफेक्ट सना, आई वॉन्ट अदर्स टू ट्राई एज वेल। परफेक्टली इलास्टिक, रजत बोल रहा है जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। स्ट्रेट लाइन, रजत थोड़ा और प्रिसाइज हो सकते थे, मतलब स्ट्रेट लाइन आई एम अग्रीइंग विथ यू, पर इज इट अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन? पीयूष बोल रहा है कांस्टेंट, कांस्टेंट तो बाबू दो दो लेवल पे होता है, तो तू कौन से कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना? एंड आई होप यू डोंट माइंड मी सेइंग यू बाबू, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट मोस्ट ऑफ यू आर स्मॉलर देन मी, ठीक है ना? तो मैं कभी कभी बोल देता हूं कि लाइक अ एल यंगर ब्रदर और अ यंगर सिस्टर, बाबू बोल देता हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है ना? सो द होल पॉइंट इज के जो डिमांड कर्व बनता है परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में, वो एक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनता है, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनता है। इसको अपने बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। नाउ व्हाट डज इट मीन? ठीक है, आजकल पता नहीं ना, कोई चल के बोली दे के सर he is using babu and all in the class, but I'm using with the intention that I'm assuming most of you would be younger to me, and as a elder brother I can say that. और किसी को अगर भाई भाई नहीं मानना है तो भी चलेगा, आई एम फाइन विद दैट एज वेल, आई एम नॉट हियर टू मेक एनी रिलेशन, बट आई थिंक आई कैन टेक दैट लिबर्टी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि सर ऐसा क्यों बनता है? आदित्य भी बोल रहा है हॉरिजॉन्टल, सबने हॉरिजॉन्टल बोल दिया। नाउ पॉइंट है कि ऐसा बनता क्यों है? एनीबडी गिव इट अ ट्राई। आज का क्लास में बहुत स्लो गया हूं, ठीक है ना? आइडली आई शुड बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन कपल ऑफ क्लासेस, बट आई थॉट कि आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा स्लो जा रहा हूं, ठीक है? नाउ आई विल टेल यू द रीजन व्हाई आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर, बट दैट्स फाइन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अजम्पशन क्या है कि सब लोग सर होमोजीनियस गुड्स बना रहे हैं, राइट? ये सब सही है, पर इजी करके बोलना। मेनी सेलर्स नो कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस थोड़ा भी चेंज होगा तो डिमांड, ये सब ना, मतलब आप बुक वाला लैंग्वेज बोल रहे हो, फीलिंग वाला लैंग्वेज बोलो ना। फील दिस चार्ट, फील दिस चार्ट बोलने का मतलब क्या है ना कि देख, सारा हम क्या मान रहे हैं कि सारा सेलर एक टाइप का गुड्स बना रहा है, तो अगर आप अपना दाम जैसे ही बढ़ाएंगे, अब सुन ले एक बात, ठीक है ना? अब मैं तेरे को इंट्यूशन बताता हूं, जिंदगी में नहीं भूलेगा कि ऐसा कर्व क्यों होता है। द होल लॉजिक इज कि अगर तुम प्राइस बढ़ा दिए ना, बढ़ा दिए, नोबडी विल बाई फ्रॉम यू, क्योंकि सामने वाला पार्टी सेम प्रोडक्ट कमती दाम में बेच रहा है, ठीक है? तो जैसे ही तूने प्राइस बढ़ाया, नोबडी विल बाई फ्रॉम यू। बोले सर ये मामला तो समझ में आ गया, जैसे ही मैं प्राइस बढ़ाऊंगा, क्योंकि सामने वाला जो मेरे बगल वाला दुकान वाला है सेम सामान बेच रहा है ना, तो कोई में से महंगा सामान क्यों खरीदेगा? बात समझ में आ गया? लोगों को प्रॉब्लम पता है कहां होता है? डाउनवर्ड वाले में। सर नीचे क्यों नहीं करेंगे? नीचे करेंगे, नीचे करेंगे तो ज्यादा कस्टमर आएगा ना। दिस इज वेयर यू गो रॉन्ग। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि तेरे को जितना क्वांटिटी बेचना है तू इस प्राइस पे बेच सकता है, राइट? जितना क्वांटिटी बेचना है तू इस प्राइस पे बेच सकता है। सो देयर इज नो मोटिवेशन, देयर इज नो मोटिवेशन टू डिक्रीज प्राइस, there is no motivation to decrease price. When I am telling you that you can sell as much quantity as possible at this quantity, why the hell will you lower the price? तो दाम नीचे करने का कोई मोटिवेशन नहीं है, और ऊपर करेंगे तो मेरे से कोई खरीदेगा नहीं। इसीलिए 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 इन परफेक्ट कंपटीशन एक इंडिविजुअल फर्म का जो डिमांड कर्व होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है।
ऊपर करेंगे नहीं, बगल वाला के पास चला जाएगा। और जब इस दाम पर बिक ही रहा है तो नीचे क्यों करे? देयर इज नो मोटिवेशन टू लोअर द प्राइस। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में आपका एक परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व बनता है। नाउ इसको थोड़ा एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, फिर आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। सर, मार्केट का डिमांड कर्व मतलब ये तो आप फर्म का बताए, फर्म का मार्केट का डिमांड कर्व कैसा बनेगा? तो अब एक फाइनल डिस्कशन है, मार्केट का डिमांड कर्व कैसे बनेगा? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म का डिमांड कर्व तो ऐसे बनेगा, मार्केट का डिमांड कर्व कैसा बनेगा? समझना जरूरी है। एज ऑलवेज गुड सना। तो देख बाबू, मार्केट का डिमांड कर्व ना हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनता है। ठीक है, किसी भी टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर हो, किसी भी टाइप का, याद रख लेना, किसी भी टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर हो, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। ठीक है, और आपका जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। तो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है ना, दिस इज द प्राइस एट विच आपको माल बेचना पड़ेगा। सो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में यू आर अ प्राइस टेकर। तो मार्केट ने जो प्राइस डिसाइड किया ना, मार्केट ने जो ये प्राइस डिसाइड किया, आप इसी प्राइस पे जितना चाहे उतना माल बेच सकते हैं। ठीक है ना? तो बिकॉज यू आर अ प्राइस टेकर, तो आपको प्राइस कहां से पता चला? आपको यहां से पता चला, यू आर अ प्राइस टेकर। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो मार्केट का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। इनके इंटरेक्शन से जो प्राइस आएगा वही प्राइस तेरे को कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नाउ सर, इम्परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट कंपटीशन का बात कर लेते हैं। सर, इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का बताइए सर। मार्केट का तो पता चल गया। देखिए, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में आपको सोचना पड़ेगा कि वी आर नॉट प्राइस टेकर्स। ठीक है ना, वी हैव इन्फ्लुएंस ओवर प्राइस, सो वी आर प्राइस टेकर्स। वी आर, नो सॉरी, आहा, क्या लिख रहा हूं मैं? सो आई एम द प्राइस मेकर हियर। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में जो इंडिविजुअल फर्म का डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। नहीं, मैं 9 बजे एकदम परफेक्ट 9 बजे बंद कर दूंगा। आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड देन विल क्लोज द क्लास, अगर आपका आज स्कॉलरशिप टेस्ट है तो। ठीक है ना? आई गेट दैट। सो ऑल आई वाज, बस ये लास्ट कर्व बता के छुट्टी दे देता हूं। तो बोलने का मतलब क्या है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में यू विल हैव द डिमांड कर्व, जो है ना डिमांड कर्व, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो सर, जहां पर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है वहां पर आपको एडिशनल यूनिट बेचने के लिए क्या करना पड़ता है? मार्जिनल रेवेन्यू को कम करना पड़ता है। मार्जिनल रेवेन्यू को कम करना पड़ता है। तो एक लास्ट आइटम बता रहा हूं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में आपका प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तीनों चीजें सेम है, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में योर मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन योर प्राइस और एवरेज रेवेन्यू।
और एवरेज रेवेन्यू। तो आपको क्योंकि दाम कम करना पड़ेगा ना, अगर आप एक यूनिट 10 रुपए में बेच रहे थे तो आपको दूसरा यूनिट बेचने के लिए 9 रुपए में दोनों को बेचना पड़ेगा, मतलब आपका जो है प्राइस 18 रुपया आ जाएगा ना। आप देखोगे टोटल रेवेन्यू विल कम टू 18, राइट। तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू बहुत तेजी से गिरता है इन योर इम्परफेक्ट कंपटीशन, बिकॉज आपको एडिशनल यूनिट बेचने के लिए दाम कमती करना पड़ेगा। तो एवरी एडिशनल यूनिट को बेच के जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है ना, वो धीरे 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 कम होते चला जाता है। दैट इज वाई यू सी योर मार्जिनल रेवेन्यू इज हैविंग अ स्टीपर कर्व एज कंपेयर टू योर डिमांड कर्व। यहां पर अगेन क्वांटिटी है, यहां पर अगेन प्राइस है। तो आई वुड हैव लाइक टू कंटिन्यू मोर बट आई टेक अ पॉज ऑन दिस, ठीक है ना। डॉट 9 बज रहा है, मैंने रोक दिया है क्लास। So guys, I think this is what I wanted to cover for today. I would have, as I said, I would have liked to continue for another half an hour, but some of you are having a scholarship test. So अभी हमारा base ready हो गया है. So we'll be fast with this chapter moving ahead. ठीक है ना? So if anybody has any questions, I can take it in next couple of minutes. If not, then you know the drill, right? जो तुझको ना पाऊं हम तेरी मैं ठीक है। तो आई डोंट थिंक वी हैव एनी क्वेश्चन सो फार, बट ऑफ कोर्स बाद में भी कुछ हिट करे तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट वीक। अगर मेरे को पहले लगा कि मेरे को एक आध क्लास लेना है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना। एज ऑलवेज प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस एंड बाय।